जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं? यहाँ ठीक ठाक है, फिट फाट हैं आप लोग। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और जनाब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एंड कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज ऑफ एनटीएस नेट। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप एनटीएस नेट की ऑलमोस्ट 99% ऑफ द प्रेपरेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इस वीडियो को गौर से सुनिए, समझिए और चीजों को सीखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस तुम लोगों को फ्यूचर में भी हेल्प आउट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं और इसमें वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से रिलेटेड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, गलत है। ऑप्शन वन देखें, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूजुअली सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले यह चीज समझने की जरूरत है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स किसको कहते हैं और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं कि इन एमसीक्यूज में कौन से एमसीक्यू गलत है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमारे पास मिलके बनते हैं वैन डर वाल फोर्सेस से, सही है। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मिल के बनते हैं और वो कौन से होती हैं, वैन डर वाल फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। इसका मतलब है कि हम ऊपर वाली स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है कि दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये भी ठीक है जनाब के दे आर यूजुअली सॉफ्ट एंड हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है जी। और यहां पर ये भी लिखा हुआ है कि क्योंकि यहां पर ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है इसमें, इसी वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास false option है, because they are not the good conductor of electricity, they are actually the poor conductor of electricity। so ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास की क्या होगी जनाब, करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट एमसीक्यू है इसका हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब। What does Newton's third law of motion state, यानी कि न्यूटन का जो तीसरा लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो हमारे पास क्या बताता है। सो न्यूटन के लॉज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज, इक्वेशंस जितनी भी हैं वो आपको पता होनी चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला सवाल जो है वो 2024, 2022 और 2023 में भी आ चुका है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जनाब फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट वन है, O1 कह रहा हूं, और ये ऑब्जेक्ट टू है, ये O2 है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे वही फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बनिस्बत, ठीक है। यहां पर ये चीज लिखी हुई भी है, दिस मींस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वही आपका आंसर है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की जब भी डेफिनेशन आए तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इसमें रोटेशन की लाजमी बात होगी और रोटेशन अबाउट एन एक्सिस होगा, यानी कि उसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा। सो टॉर्क इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रोटेशन का लफ्ज लाजमी तौर पर आना चाहिए, और रोटेट कहां पे करे, अबाउट एन एक्सिस या इन एन एक्सिस ऑफ पिवट पॉइंट, सही है। सो अबाउट एन एक्सिस ऑफ पिवट पॉइंट। टॉर्क का फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, आर क्रॉस एफ क्रॉस साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट रखता है वेयर आर इज द रेडियस, फोर्स इज द जो भी आप, एफ इज द फोर्स जो कि आप एक्सर्ट कर रहे हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ, ठीक है। व्हाट इज द विच इज द सिनोनिम ऑफ अ वर्ड विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है जनाब, देखें सिनोनिम बताना है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिमिलर। अब ये पेपर में कल ये ना गलती करके आना है कि सिनोनिम को तुम एंटोनिम कराओ, ये सीधे सीधे तुम लोगों के नंबर जो है ना वो कट जाएंगे इस तरीके से। ये वो मार्क्स हैं जो कि आप लोग आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड भी आसान है, ठीक है। विक्ट्री का क्या मतलब होता है, जीत। तो डिफीट नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता, सरेंडर नहीं हो सकता। तो ट्रियम्फ इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन सक्सेस और ग्रेट अचीवमेंट जस्ट लाइक विक्ट्री। डिफीट हो गया, लॉस हो गया, सेंटर हो गया, तो सारी चीजें आती हैं हार में, यानी कि फेलियर या लूजिंग में, विच आर दी एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री, सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज ट्रम्प, सही है। अच्छा जी आगे चलते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इल्यूजिव। इल्यूजिव का एंटोनिम क्या होता है, और ऑप्शन आपके पास है रियल, डिसेप्टिव, इमेजिनरी या फिर अनरियल। अब आपको भी पता है कि इल्यूजिव का मतलब क्या होता है, वो आपके पास होता है रियल। सो इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या
क्या होता है, ऑपोजिट, ओ डबल पी में लिख सकता हूं, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं अल्फाज मुतजाद यानी कि उलट। इल्यूजिव का मतलब है रियल, और सॉरी इल्यूजिव का मतलब है अनरियल, तो आपके पास जो इसका एंटोनिम होगा वो आपके पास क्या होगा, रियल। सो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन जो है वो ए जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इल्यूजिव मीन डिसेप्टिव, अनरियल या फिर मिसलीडिंग, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बट इज नॉट, यानी कि हकीकत पर मबनी नहीं, सही है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, रियल यानी कि जेन्युइन, हकीकत पर बात हो रही है, ट्रू या एक्चुअल। ठीक है जी, आगे चलते जनाब। Ali's mother is 4 times old as Ali was 10 years ago। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, काफी दफा रिपीट होता गया। अलीज मदर जो है वो 4 टाइम्स ओल्ड है जब अली जो है वो 10 साल का है। ठीक है, 10 साल के बाद यानी कि आफ्टर 10 years हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ अलीज एज, उसकी जो एज है वो अली से ट्वाइस हो गई। ठीक है, क्योंकि पहले 4 टाइम्स और आपने ट्वाइस हो गए 10 साल के बाद। व्हाट इज दी अलीज प्रेजेंट एज, ये तो बहुत आसान सवाल है, देख लेते हैं। देखें, अलीज प्रेजेंट एज को हमने कंसिडर कर लिया एक्स के इक्वल, और अलीज मदर प्रेजेंट एज को हमने कंसिडर कर लिया वाई के इक्वल। 10 साल बाद जो अली की एज है वो x-10 होगी ऑब्वियसली, और उसकी मदर की जो एज है वो 4 टाइम्स हिज एज है। तो x-10 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी मदर की एज बन जाएगी विच इज इक्वल टू y-10। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। 10 साल के बाद आफ्टर 10 years अलीज एज विल बी x+10 एंड हिज मदर्स एज विल बी y+10, बिकॉज ऑब्वियसली 10 साल के बाद दोनों की एज क्या है, 10-10 उम्र 10-10 प्लस हो गई, तो हमने दोनों के साथ क्या कर दिया, +10 और +10 कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे -10 तो +10 हो गया। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने अली की एज बतानी है, अली मदर की नहीं बतानी, तो एक्स की एज निकल आएगी हमारे पास कैसे, 20 ईयर्स। ये देखिए यहाँ पे 20 ईयर्स एक्स की एज निकली, कैसे निकली, आपके पास एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, प्लस माइनस कर लें, जो दिल चाहता है कर लें, जो समझ आती है कर लें। यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस करते हैं इस इक्वेशन को लेके और इस इक्वेशन को लेके, तो क्या बनता है, y इज इक्वल टू 4x-30 है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 2x+10 है। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है जी, 4 - 2 2x हो गया, और 2x -20 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हमारे पास सॉरी 2x इक्वल टू 40 हो जाएगा ना, हाँ 2x इक्वल टू 40 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अली की एज आ गई 20 ईयर्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर्स 1 2 3 4 5। यकीन जाने अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, तो ये सवाल आपको मैं बार बार इसका कॉन्सेप्ट देता हुआ आया हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन हुआ भी है, लेकिन सबसे पहले आपने खुद इसका आंसर बताना है कमेंट में, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहला काम जो तुम लोगों ने करना होता है वो करना होता है मीन निकालना होता है। इस पूरी जितनी भी सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मीन निकलेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, और मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज ले लेनी है एक तरीके से। एवरेज लेने के बाद तुमने क्या करना है, हर उस एवरेज को जो भी एवरेज आई है उस एवरेज को हर इस नंबर से माइनस करके प्लस माइनस करके स्क्वायर लेना है। पहले ये काम कर लो, पहले आसानी वाला काम कर लो। एवरेज निकालने के बाद एवरेज को हर इस टर्म से माइनस करके स्क्वायर लेना, नीचे मैं दिखा भी देता हूं। सबसे पहले इन स्कोर्स का तुम लोगों ने लिया एवरेज या फिर मीन, वो आया तुम लोगों के पास 3। अब हमने हर पॉइंट से डेविएशन निकालना है मीन का। कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से निकालेंगे कि जो एवरेज निकाली है क्या निकली, 3 निकली ना, हाँ 3 निकली। अब हम करेंगे 3 - 1 का स्क्वायर, फिर 3 - 2 का स्क्वायर, जो सीरीज है उससे माइनस करते जाओ। ये यही काम कर रहे हैं, 1 - 3 करो, 3 - 1 करो, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, 3 - 1 स्क्वायर, 3 - 2 स्क्वायर, 3 - 3, 3 - 4, 3 - 5, ये काम हो गया। ये तुम लोगों के पास एक आ गई रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को आपस में कर दो ऐड, और ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स पे। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5/5 करोगे तो ये तुम लोगों के पास क्या आ गया, ये आ गया वेरिएंस। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ये आंसर वेरिएंस का निकलता है। जब भी आप एवरेज लेके हर उस टर्म से माइनस करते हैं, स्क्वायर करते हैं और फिर प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, तो ये कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल नहीं होता। पता नहीं लोग क्यों गलती करते हैं, मैं बार बार बता के थक चुका हूं कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये आपके पास निकल गया क्या भला, ये वेरिएंस निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या काम करेंगे कि वेरिएंस जो निकला है इसका अंडर रूट ले लें, यानी कि 2 निकला है ना हमारे पास वेरिएंस, इसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास निकल आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इन शॉर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि वेरिएंस किस तरीके से निकलेगा, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी सूरत नहीं निकाल सकता।
ठीक है जी। इन फार्मूलाज में नहीं घुसना, जो मैंने तुम लोगों को सिंपल और सिंपल बात बताई है सिर्फ वही का, तो सिर्फ तुम लोगों ने वही काम करना, तुम लोगों का सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा और पेपर में टाइम भी बच जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है जी, बिस्मिल्लाह जी। नेक्स्ट सवाल में वो कह रहे हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी कि हमारे पास पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है वॉट। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दो फार्मूलाज हैं जी आपके पास पावर के, P इज इक्वल टू वी आई एक फार्मूला है, एक फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू क्या कहते हैं P इज इक्वल टू वी आई एक फार्मूला है, एक फार्मूला है तुम लोगों के पास P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। ठीक है जी, ये फार्मूला है तुम लोगों के पास। अच्छा जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये 2024 के भी जनवरी वाले पेपर में आया था कि भाई कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं ग्राउंड स्टेट पे। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट के कितने होते हैं ये याद रखना तुम लोगों ने कि वो हमारे पास होते हैं 27। ठीक है, अब कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखिए कोबाल्ट जो है वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल, अगर तुम लोगों को याद हो, मैं तुम लोगों को जूम सेशन में भी कराया था। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिंक पे ज्वाइन नहीं किया हुआ उस पर कर लो, कभी कभी जूम सेशंस करवाता हूँ, फायदा हो जाता है, प्रीमियम एमसीक्यूज करवाता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, यहां पे तुम लोगों ने क्या करना है जी, ऑर्बिटल्स को फिल करना है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। 27 के 27 पूरे हो गए और इसको तुमने लिख दिया फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आगे तुम्हारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर तुम लोगों को पता, तुम लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब और नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। एक एनालॉजी है और एक पेयर हमें गिवन है, दूसरे पेयर का हमें पूरा बताना है और कंप्लीट करना है कि दूसरे पेयर में जो है वो हमारे पास क्या है। देखें, सबसे पहले देखें स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर, और तुम लोगों ने सबसे पहले तो ये चीज नोट डाउन करनी है और ये चीज देखना है कि जो चीज गिवन है ना, जो पेयर गिवन है एनालॉजी का, वो क्या रिलेशन बता रहा है। देखें, ये पेयर ये रिलेशन बता रहा है जनाब, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए या स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर यूज होता है। तो क्या चीज मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज होता है, ऑब्वियसली हीट को तो नहीं यूज कर मेजर करने के लिए होता है, ह्यूमिडिटी भी नहीं होता, प्रेशर भी नहीं होता, तो टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्मोमीटर का एनालॉजी बनेगी या थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर होगा हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर, बिकॉज स्पीडोमीटर मेजर्स वेलोसिटी एंड द थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें वो ये बात कर रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉइंट्स एट व्हिच अ स्क्वायर एंड अ सर्कल कैन इंटरसेक्ट। ये नेट में जब ये सवाल आया तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने बात बताई कि बाद भाई हमें कोई सवाल इतना मुश्किल नहीं लगा और एनालिटिकल के अलावा कि जो हमें ना समझ आया हो, लेकिन ये सवाल हमें समझ नहीं आया। देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने, यानी कि हमें बताने कितने पॉइंट्स हैं, आंसर पॉइंट्स निकलेगा, कोई नंबर निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का। ठीक है, एट विच अ स्क्वायर एंड अ सर्कल कैन इंटरसेक्ट। देखें, स्क्वायर ये हो गया जिसकी आपके पास 4 साइड्स होती हैं और सर्कल ये हो गया। अब देखा जाए तो सर्कल के हमेशा दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं किसी पॉइंट से भी, अगर तुम लोग देखो, और स्क्वायर के जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं या स्क्वायर की साइड्स तुम लोग अगर कहो तो वो 4 होती हैं। अब जरा आगे जाके देखते हैं क्या जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। देखें, द मैक्सिमम नंबर, अच्छा 8 पॉइंट्स का आंसर है, भी आंसर को करो साइड पे। अ सर्कल कैन इंटरसेक्ट अ लाइन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, जैसे मैं तुम लोगों को बताया कि सर्कल जो है लाइन को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकता है, ऐसी बात है जी। ठीक है, स्क्वायर हैज 4 साइड्स, स्क्वायर की 4 साइड्स हैं। अब ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर कैन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट। अब अगर आप देखो स्क्वायर को और सर्कल को, तो हर साइड जो है वो स्क्वायर की वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट से, इसलिए यहां से 4 इंटू 2 करो। ठीक है, 4 साइड स्क्वायर के हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 साइड्स, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर साइड हो गया, 8 आ गया। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज इक्वल टू 8। सही है जी, बहुत आसान हो गया। आगे चलते हैं जनाब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, हमने 20,000 सब्सक्राइबर्स करने, यकीन जानो बहुत बहुत वीआईपी वीडियोस लेके आने जा रहा हूं तुम लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिविटी इन मोल्टल स्टेट, ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखिए ऑप्शन 3 और 4 तो हमें साफ नजर आ रहा है कि बनती नहीं है। आयनिक क्रिस्टल होते हैं क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आयनिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के दरमियान जो है अटैच होते हैं या हेल्ड टुगेदर किए जाते हैं, और इसमें आपके पास आयनिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि जो चार्जेस हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आयंस बना देते हैं, पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बेसिकली इसमें। ठीक है, विच रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, गिविंग देम हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए आयनिक क्रिस्टल्स को। इसी वजह से इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सवाल पे मैं स्टार लगाता हूं आप लोगों को पता है उसका क्या मतलब होता है। 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ अ नंबर, ये ऑफ है, सही है। व्हाट इज 5/3 ऑफ द नंबर? पहले इस स्टेटमेंट को यहां तक पढ़ो और इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में इंटरप्रेट करो। अब एक नंबर है, लेट दैट नंबर बी एक्स। 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर का क्या मतलब हुआ? 3/5 ऑफ अ नंबर क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लाई बाय, और लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, ये हो गया। इज इज आ गया मतलब इज इक्वल्स टू 7, 7 लिख दिया, मोर देन मतलब प्लस 1/6 ऑफ अ नंबर, 1/6 का मतलब हो गया 1/6 ऑफ अ नंबर का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये काम मैंने तुम लोगों को बार बार बताया है किस तरीके से करते हैं। अब अगर किसी को इस इक्वेशन बनाने में ही मुश्किल आ रही है तो वो कभी भी इस इक्वेशन या फिर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएगा। लिहाजा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में इंटीग्रेट या इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया है, सिंपल और सिंपल स्टेटमेंट पढ़ी है और स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ मैंने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो 3/4 ऑफ अ नंबर था, मैंने किया 3/4x, ठीक है। इसका मतलब इज इक्वल टू 7 मोर देन, मोर देन का क्या मतलब है? मोर देन मतलब अगर मैं कहूं 6 मोर देन 7 मोर देन तो प्लस हो रहा है, उसमें चीज ऐड हो रही है, इजाफा हो रहा है। 1/6 ऑफ अ नंबर, ठीक है। व्हाट इज 5/3 ऑफ अ नंबर? अब देखो यही स्टेटमेंट बनी है मैंने जो अभी पीछे बनाई है, 3/4x इक्वल टू 7 प्लस 1/6x, यही बनी है 3/4x इक्वल टू 1/6x प्लस 7। अब आगे चलते हैं, इसमें से x की वैल्यू तो साइड पे कर लोगे ना, ये 3/4 का x हो गया, 1/6 का x हो गया, एक x वाली इक्वेशन को इक्वेशन की एक साइड पे रखो, कांस्टेंट्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखो। 9x माइनस 2x इक्वल टू 84 बन गया, ये क्या बन गया? 7x इक्वल टू 84, और ये आंसर बन गया आपके पास 84/7 इज इक्वल टू 12। हमने नंबर नहीं बताना, मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा तुम लोगों को लेके जाता हूं, यकीन करो गौर से सुनो। हमने नंबर नहीं बताना, अगर हमने नंबर बताना होता तो जो आंसर हमारा एक्स का निकला है, जो भी निकला है 84/7 करके, वो हमारा आंसर होता अल्टीमेट। हमने बताना क्या है? हमने बताना है 5/3 ऑफ अ नंबर, यानी कि 5/3x। अब जो x निकला है ना, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोगों के पास अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। सिंपल इज दैट। देखो x आया था ना, अब इस x को हमने पुट कर दिया 5/3x में, ठीक है, क्योंकि 5/3 ऑफ अ नंबर, और ऑफ का मतलब मैंने अभी तुम लोगों को बताया मल्टीप्लाई होता है, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 5/3 मल्टीप्लाई बाय 12। यहां से तुम लोगों के पास आंसर निकल आया विच इज इक्वल टू 20। बहुत आसान तरीके से मैंने तुम लोगों को ये सवाल समझा दिया है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल? NaCl हो गया, डायमंड हो गया, आइस हो गया, और सोडियम सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको SiC भी हम कहते हैं। सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते कौन से हैं? तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स वही क्रिस्टल्स होते हैं, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक MCQ पढ़ा था, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान साथ, और ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि वैन डर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बनती हैं। और आइस एक ऐसी एग्जांपल है जो कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की शेप में होती है और एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सही है। तो ice H2O forms a molecular crystal where the molecules are held together by hydrogen bond. What is the antonym of demonish? Demonish का एंटोनिम क्या होता है? So demonish कहते हैं किसको? सबसे पहले तो ये चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, demonish कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि evil हो, समझ आ गई? evil हो, evil इसका तो सिनोनिम हो गया, ये नहीं हो सकता। angelic, अच्छा, monstrous या wicked। एंजेलिक का मतलब है ऑब्वियसली एंजल से ये वर्ड निकला है, इवल का ऑपोजिट क्या होगा? एंजल होगा ना, सो एंजल इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एंजेलिक इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे लिखा हुआ भी एंजेलिक रेफर्स टू द क्वालिटीज एसोसिएटेड विद एंजल्स, प्योर, काइंड एंड गुड इज द ऑपोजिट ऑफ डिमोनिश, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। इर्कसम का एंटोनिम क्या होता है भाई? इर्कसम का एंटोनिम क्या होता है? हमारे पास ऑप्शंस देखें, टीडियस, एनोइंग, प्लेजेंट या ट्रबलसम। इर्कसम का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि एनॉय कर रही हो, या कि किसी चीज को बॉदर कर रही हो, यार मुझे तुम बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, मतलब कहने का ये है, और इसका मतलब होता है इर्कसम। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली एंटोनिम का मतलब क्या होता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या होगा? प्लेजेंट, यानी कि सुकून, हार्मनी, पीस, जॉय, ठीक है। तो प्लेजेंट मीन समथिंग दैट इज एंजॉयबल एंड एग्रीएबल व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ इर्कसम। समझ आ गया जनाब? अच्छा जी आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसमें लग रही है। जरा हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखो हमने के की वैल्यू निकालनी है, हमें ये स्टेटमेंट की माने है। अब इस स्टेटमेंट में सबसे पहले तुम लोगों ने करना क्या है? इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का आसान तरीका बताता हूं। देखो ये एक पूरी स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहले हर वैल्यू को अलग अलग इंटीग्रेट करना है तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे dx ऑब्वियसली साथ आएगा और यहाँ पे भी dx साथ आएगा। लिमिट कहां से कहां तक गिवन है? 1 से 2 तक। सबसे पहले तो तुम 2x dx को इंटीग्रेट कर लो, क्या बनेगा? कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x² बाय 2, और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। k है,
के कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रखो, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, के एक्स हो गया और यहाँ पे 1 2 हो गया। सिंपल लिमिट्स पुट करो, के की वैल्यू तुम लोगों के पास आ जाएगी, मैं नीचे दिखा भी देता हूँ, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सही है, अब आगे देखते हैं। हमने इसको अलग-अलग किया, 2x को अलग इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि 2x को अलग लिख लिया, प्लस का साइन डाला और प्लस के साथ हमारे पास आ गया के का इंटीग्रेशन। सही है, ये काम करने के बाद हमने 2x को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये 2x स्क्वायर बाय 2 बन जाता है ना, और तो 2 2 से कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर बन गया। इसी तरह के कांस्टेंट है, के अगर बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स। सही है जी, ये आपके पास आ गया के एक्स। अब तुम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। ठीक है जी, अब क्या किया, 0 के इक्वल है, मैं तुम लोगों को जैसे बताया इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या, अच्छा सॉल्व किस तरीके से करते हैं ये भी बताया, तो बहुत से लोगों को मुश्किल होती है। अब जैसे एक्स स्क्वायर में अगर लिमिट पुट करो, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन आता है हमेशा, और लोअर लिमिट पुट करोगे यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या बना 4 - 1 3। ई आ रहा है कहीं इनका, जी बिल्कुल आ रहा है 3 इनका, ये देखो 4 - 1। ठीक है, अब ये तुम लोगों के पास आ गया 0 के इक्वल, के की वैल्यू क्या आ गई -3। इस सवाल को सॉल्व करने में 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों की इंटीग्रेशन अच्छी है तो ये सवाल 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं, इंशाल्लाह बताता रहूंगा भी। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं आज रात लाइव आके भी तुम लोगों को तैयारी करवाऊं यूट्यूब पर, तो मैं तैयार हूं भाई, तैयार हूं, हर तरीके से तुम लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ कमेंट करो, मैं लाइव आ जाऊंगा। शर्त ये कि थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया करो ताकि अप्रिसिएशन हुआ करे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द की इन द टेबल वेयर द फॉरेन की इज फाउंड, यानी कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि की को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, वेयर जहां पे फॉरेन की हमें मिलती है या फॉरेन की इज फाउंड। सही है, ऑप्शंस देखते हैं, प्राइमरी की है, रेफरेंस की है, पेरेंट की है या कैंडिडेट की है। तो पेरेंट की जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो फॉरेन की होता है ना बेसिकली ये रेफर करते हैं आपको उन कॉलम्स पे जहां पे आपके पास प्राइमरी की पड़ी होती है अलग टेबल में। सही है, सो अ टेबल दैट इज कंटेनिंग अ प्राइमरी की इज आल्सो रेफर्ड एज अ पेरेंट टेबल। ठीक है जी, सो पेरेंट टेबल इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे प्राइमरी की भी हो सकता था, लेकिन प्राइमरी की को रेफर क्या करते हैं, प्राइमरी की जिसको जो रेफर करती है वो पेरेंट टेबल को रेफर करती है। सही है जी, और हमें क्या ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था, व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ की इन अ टेबल। सही है, तो की तो नहीं हो सकता ना, की नहीं, टेबल हमने बताना है, सो पेरेंट टेबल या पेरेंट की जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ से बात करते हैं जनाब, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x बाय a। अभी तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये किस तरीके से लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को लिख के बता देता हूँ भाई, राइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि लैपटॉप पे इसी तरह की राइटिंग होती है। अच्छा, साइन इनवर्स x बाय इस तरीके से लिखा हुआ है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तुम लोगों को अगर याद हो तो तुम लोगों ने एफएससी में भी एक टेबल बना हुआ है इनवर्स इनवर्स डेरिवेटिव्स का, उसको रट के जाना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं मिल रहा तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है आपके पास, अगर किसी को ये फॉर्मूला ही नहीं आता तो यकीन मानो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं तुक्के के अलावा कि कोई सवाल इस बच्चा ये सवाल सॉल्व कर सके। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स है, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल लेट द नंबर बी म्यू यू। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस म्यू का स्क्वायर। अब हमारे पास x बाय a है, ठीक है, क्या था, u इज इक्वल टू एक्स बाई ए है, हमने u को इक्वल कर दिया x बाई ए के। ठीक है, ऑब्वियसली अब क्या करोगे तुम लोग, u की जगह x बाई ए पुट करोगे। अच्छा, एक और काम भी यहाँ पे होता है, वो तो मैं भूल ही गया बताना, क्या होता है वो काम, वो ये होता है कि जो टर्म होती है ना उसका भी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, उस टर्म का भी डेरिवेटिव, अब फॉर एग्जांपल u है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u तो 1 ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हमने तुम देखो तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, अभी ऊपर हमने पढ़ा u को हमने लेट किया x बाई ए पुट कर दिया ना। ठीक है, अब x बाई ए का भी तो डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, x बाई ए का भी तो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। 1 ओवर ए तो ऐसे ही आ गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 1 ओवर ए भी साथ मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट हमारे पास जो आंसर बना एलसीएम शेल्सियम लेके आगे पीछे करके डिनोमिनेटर को खत्म करके, अब कैसे किया मैंने ये भी समझाया तो भाई तुम लोग कहते हो फिर समझाते नहीं हो चीजें। देखो ये को खोलो तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम देखो नोट करो तो तुम लोगों के पास क्या बन गया, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ना, वो मैं पीछे दिखा भी देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, यही बात है, समझ आ गई। अब तुम लोगों ने सिंपल और सिंपल क्या किया, ए जो है वो उसके साथ बाहर लिख दिया, क्योंकि वो ए ये वो वाला ए है जो कि हमने ऊपर निकाला था डेरिवेटिव लेके। ओह यार गला सूख गया। अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब, नो वरीज। अच्छा, सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस 2 एयोटा की। अब तुम्हें भी पता है कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, नीचे हुआ हुआ भी है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोगों को मसला ना हो। तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 ओवर 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करो, क्या बनता है,
न्यूमिनेटर में तो 1 माइनस टू आयोटा ही आएगा, ठीक है, जो कि तुम लोगों के पास नजर भी आ रहा है यहाँ पे। न्यूमिनेटर में तो 1 माइनस टू आयोटा आएगा क्योंकि साथ 1 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आओ, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अब ये चीज तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए भाई, ये चीज नहीं पता तो यकीन करो एनटीएस देने ही ना जाओ, मेरी मानो छुट्टी कर लो, सही है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब देखो 2 2 4 हो गया, बल्कि प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, प्लस नहीं होगा। 2 4 है, आयोटा स्क्वायर का -1 तो -4 हो गया। अब ये देखो -1 का +4 करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 5 आ गया और अब ये रैशनलाइज और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया, सही है जी। आगे चलते हैं। What happens to the reactivity of the halogen as you go down the group in a periodic table? हेलोजेंस की रिएक्टिविटी को क्या मसला पड़ता है या फिर क्या होता है उनको जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये चीज मैं बता रहा हूँ। कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं लिख देता हूँ, तुम लोगों को पता है इसका क्या मतलब है। डाउन द ग्रुप, लॉन्ग द पीरियड या फिर लेफ्ट टू राइट, इस सब के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, वजह क्यों है? क्योंकि जब आप फ्लोरीन से आयोडीन पे जा रहे हैं ना डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। और ये हेलोजेंस होते कौन से ग्रुप में? 17 ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो हेलोजेंस आर इन द ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एज यू गो डाउन द ग्रुप या मूव डाउन द ग्रुप, मैंने तुम लोगों को जैसे बताया, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे तो रिएक्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी। सो रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजेंस डिक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। What is the antonym of the word detach? Detach का एंटोनिम क्या होगा? Obviously detach का मतलब है किसी चीज को निकालना या फिर सेपरेट करना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, detach means to separate or unfasten something from a whole। किसी चीज को डिटैच कर दो, ठीक है जी, निकाल दो, सेपरेट कर दो। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट क्या होगा? अटैच होगा। अटैच योर सीट बेल्ट यानी कि फासन योर सीट बेल्ट। डिटैच का मतलब है कि भाई रिमूव योर सीट बेल्ट, सही है। अटैच मीन्स टू फासन और टू ज्वाइन समथिंग टू अ होल, विच इज द ऑपोजिट ऑफ डिटैच। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कह रहा है जनाब? 4x इक्वल टू 1/6x + 7। ये एक तरीके का वही सवाल है जो कि हमने ऊपर किया था, खैर मैं नहीं जा रहा ऊपर, हमने जिसमें x की वैल्यू निकाल के 5/3 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें सिंपल ये है कि भाई तुम लोगों ने कोई वो नहीं लेना, सॉल्व नहीं करना, x की वैल्यू को एक तरफ रखो और वैल्यू निकाल लो 5/3 की। ये x की वैल्यू निकली ना, निकली 42/23, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करवा दो। ये देखो यहाँ पे 42/23 को 5/3 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर निकाला 3.04 आंसर निकल आएगा। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है, लेकिन ये आया हुआ है मैथ्स के पोर्शन में, सब्जेक्टिव पोर्शन में। अब वो ये कह रहा है साइन इनवर्स x/a अगर रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को whose साइन इज x/a, which ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तुम लोगों को बात मजे की बात बताऊं, देखो साइन इनवर्स x/a रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को whose साइन इज x/a, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट है कि साइन इनवर्स x/a रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को such that sin theta is equal to x/a। यकीन करो बहुत आसान बच्चों वाला सवाल, ठीक है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो ये कह रहा है, what is the term used to describe the point at which the properties of a substance, liquid and the gaseous phases becomes indistinguishable? अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी टर्म है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और गैस को इनडिस्टिंग्विशेबल बता देती है, यानी कि वहां पे उनका कोई डिफरेंस नहीं रहता, सही है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपके पास लिक्विड और गैस के फेजेस इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाते हैं, यानी कि आइडेंटिकल बन जाते हैं, सेम बन जाती हैं। प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड की भी और गैसेस की भी आपस में बिल्कुल सेम हो जाती हैं। उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट से आगे कोई बाउंड्री नहीं होती कि जिसमें आपके पास लिक्विड और गैस के कोई फेज हो, ये बात याद रखना। Critical point is the temperature and pressure at which the liquid and gaseous phases of a substance become equal। ये बात समझ आ गई? Resulting in a supercritical fluid, ये बेशक रहने दो। Beyond a critical point there is no clear boundary between the liquid and gas phases। यानी कि critical point से अगर कोई point आगे चला जाता है या critical point से अगर temperature आगे चला जाता है या properties आगे चली जाती हैं तो उसमें कोई clear boundary नहीं है gases और liquid के दरमियान की, ठीक है। आगे चलते हैं। Which layer of the OSI model is data sent in packets to stations? कह रहा है कि OSI मॉडल में कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें डाटा पैकेट्स में सेंड किया जाता है स्टेशंस को? ऑप्शंस है आपके पास, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर या फिर फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, क्योंकि नेटवर्क लेयर ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डाटा को
डाटा को एक तो रिसीव करना है और उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द डाटा पैकेट्स बिटवीन द डिवाइसेस। सही है, सो नेटवर्क लेयर इज द करेक्ट ऑप्शन और नेटवर्क लेयर लेयर 3 भी कहलाती है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्फिडेंट? एक भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम मतलब सिमिलर। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है? एलाई, स्ट्रेंजर, एक्वेटेंस या फ्रेंड? ऑब्वियसली ऑप्शन फ्रेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, कॉन्फिडेंट मींस यू ट्रस्ट द पर्सन एंड शेयर समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन। अच्छा ये दूसरा कॉन्फिडेंट है, सॉरी मैं CONFIDENT वाला कॉन्फिडेंट समझा था, ये कॉन्फिडेंट दूसरा है। ये वो कॉन्फिडेंट है जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं किसी दूसरे बंदे पर, ठीक है, या फिर उसके साथ शेयर करते हैं चीजें। यहाँ पे लिखा हुआ भी ना, इज समवन यू ट्रस्ट एंड शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जी, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं जनाब, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और यकीन करो ये कैसे एमसीक्यू है जो कि 2 स्टेप्स में सॉल्व होता है। सही बात मैं बताऊं, इफ 4/5 ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 50 आर बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? तुम लोगों के पास 10 सेकंड है इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करके। 10 सेकंड भी ज्यादा दे रहे हो, यकीन करो बहुत ज्यादा दे रहे हो। 10, 9, 8, देखो क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, इन अ ग्रुप ऑफ 50 आर बॉयज। सही है जी, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 7, 6, 5, 4, 3, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 2, 1, जल्दी से बताओ, जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो सिंपल ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 4/5 ऑफ 50 है, ठीक है, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 40। जिसने 40 आंसर दिया था, कांग्रेचुलेशंस, आपका सवाल, आपका जवाब सही है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परहैप्स? परहैप्स का मतलब होता है पॉसिबली, पॉसिबल है, ठीक है, तो पॉसिबली इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख भी लेते हैं, परहैप्स मीन समथिंग दैट माइट हैपन, जो कि हो सकती है, चांसेस हैं भाई, और कास्ट भी कहते हैं इसको, इट मीन्स टू पॉसिबली, ठीक है। अच्छा जी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सवाल है, और ये कहता है इस सवाल में कि what happens to the solubility of alkaline metal hydroxides as you move down the group in the periodic table? यानी कि आप periodic table में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ रहा है अल्कलाइन मेटल्स की, अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड्स की? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन द सेम एंड फर्स्ट इंक्रीजेस देन इंक्रीज। मेरा ख्याल है ऑप्शन 2 जो है वो उसकी करेक्ट ऑप्शन है। जी बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। वजह क्या है, देखें, जब आप अल्कलाइन मेटल्स वाले कौन से ग्रुप के होते हैं? ग्रुप 1 के होते हैं ना। सो जब आप ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप व्हिच इज अल्कलाइन मेटल्स इन द ग्रुप 1, सही है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। सही है जी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं भाई। हो यार, हालत टाइट हो जाती है। सपोर्ट दिखाया करो, यकीन करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के ना खुशी होती है दिल में। अच्छा, व्हाट डज द वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट? ऑब्वियसली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 से, कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बताता है? ग्रेविटी। तो जिस स्टेटमेंट में भी ग्रेविटी है ना, चुप करके टिक कर देना। लेकिन ये कौन सी ग्रेविटी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है। तो स्पीड ऑफ द लाइट नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स ऑफ द ग्रेविटी नहीं है, और वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। अब लिखा हुआ भी है, द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये भी काफी ज्यादा आसान सवाल है। इस सवाल में देखें वो क्या कह रहा है, 600 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज इन 45 आवर्स। 45 आवर्स में 600 लीटर्स ऑफ जो है ना वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, ये एंड द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको छोड़ो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर विल बी यूज इन 60 आवर्स, यानी कि 60 आवर्स में कितने लीटर ऑफ वाटर यूज होगा। अब इसका जवाब तुम लोगों ने कमेंट्स में बताना है जल्दी से। अच्छा, कैलकुलेटर नहीं यूज करना, ये मैं बता दूं कि भाई पेपर में कैलकुलेटर सब इस्तेमाल ही नहीं होता, तो फिर क्यों यूज करोगे। देखो 45 जो है वो किसके इक्वल है? 600 के। 45 आवर्स में 600 लीटर ऑफ वाटर यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तुम निकालो 1 आवर के लिए, 1 आवर का मतलब है 600 डिवाइड बाय 45। ईमानदारी से करना और जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताना। अब निकालो तुम, कितने के लिए निकालना है? 60 के लिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 600 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 60 करो, जल्दी से इसका आंसर बता दो। अच्छा जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस एंड द अदर वैल्यू डिक्रीजेस, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है ना डू द क्वांटिटीज हैव? देखो, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज? ये कौन सी रिलेशनशिप है? क्या ये डायरेक्ट है, क्या ये इनफाइनाइट है, क्या ये कन्वर्स है, या फिर नन ऑफ दिस? सो ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जो कि हमारे पास इनवर्स है, सही है जी, क्योंकि एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल क्या कहते हैं एजेंट इज नोन एज एलोट्रोपी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोरोजन,
कोलिजन होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा और क्रैकिंग। ऑब्वियसली देखें हार्मफुल है और क्या कर रही है, जब एटमोसफेयर में जो है एक्सपोज होता है तो वो क्या करता है, अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है। तो कोरोजन जो है, यानी कि कोरोजन किसको कहते हैं बेसिकली, कोरोजन इसी को कहते हैं ना जब आपका रिएक्शन हो मेटल के साथ, सही है, जब वो एटमोसफेयर में जाए, ठीक है। तो कोरोजन को दूसरा नाम क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं। सो कोरोजन इज द करेक्ट ऑप्शन, जंग लगना आम जबान में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 कॉम्बिनेशन 8? आप में से बहुत लोगों के बेशुमार सवाल थे कि कॉम्बिनेशन का सवाल लाजमी कराइएगा, आ गया है आपकी स्क्रीन पे। देखें अब यहां पर कॉम्बिनेशन के लिए तुम लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, 10 कॉम्बिनेशन 8 इसको पढ़ते हैं, ठीक है। 10 कॉम्बिनेशन 8, इसका फॉर्मूला है 10 फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर वाली चीज पे ऊपर आएगी, डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब n क्या है, जो ऊपर वाली टर्म होगी वो n है, जो नीचे वाली टर्म है वो r है, ठीक है। यानी कि ये जो बेस वाली ये r है, ऊपर वाली जो है वो n है। तो इस फॉर्मूला को याद रखो, जब भी कॉम्बिनेशन के सवाल को सॉल्व करना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, फैक्टोरियल निकालो, ठीक है। 8 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 का क्या बनेगा 2 1, 10 का बनेगा 10 9। सिंपल, बहुत आसान है यार ये, ठीक है। इसको 1 तक भी ले जाओ, सॉल्व कर लो, हो जाएगा, सही है जी। आगे चलते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ सिंगलटन सेट? तो सिंगलटन सेट में हमेशा एक एलिमेंट होता है, क्योंकि सिंगलटन सेट होता ही वो सेट है जिसमें हमारे पास ओनली वन एलिमेंट हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नो हीमोग्लोबिन इन इट्स ब्लड? ह्यूमंस, आइस फिश, बर्ड या फ्रॉग्स? आइस फिश जो है वो हमारे पास एक ऐसा यूनिक क्या कहते हैं स्पीशी है जिसमें हमारे पास या ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, बिकॉज इस ये जो आइस फिश है ये एक्सट्रीम वाटर में रहते हैं, और वाटर में जब रहते हैं तो वहां पर आपके पास ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है, इसकी वजह से इनको हीमोग्लोबिन की जरूरत ही नहीं होती जिस तरह बाकी एनिमल्स को होती है, ठीक है। करेक्ट द चूज द करेक्ट एनालॉग पेयर्स, एनालॉजी पेयर्स होगा, कंप्लीट द पैटर्न। लेंस इज टू ग्लास, फ्लाई इज टू एयर, मीटर का क्या होगा, किलोग्राम, टाइम, माइल्स या वेट? ऑब्वियसली मीटर है तो मीटर का क्या होगा, वेट। क्यों, वजह देखो, लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो ये रिलेशन बता रहा है, ऐसी बात है ना। एयर में हम करते हैं फ्लाई, ठीक है। मीटर में क्या करेंगे, वेट क्या करेगा, वेट करेगा मैयर मीटर में, ऐसी बात है। आप देखते हैं एनालॉजी इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद द मटेरियल एंड व्हाट इट इज यूज्ड टू मैयर, ठीक है। देखो लेंस इज मेड ऑफ ग्लास, सिमिलरली अ मीटर इज यूज्ड टू मैयर वेट, सही है। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एक हमारे भाई ने की थी, कौन से भाई ने की थी अभी आगे देखते भी हैं। इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से, कि वो कह रहे हैं कि एटम है और उसमें नो टू इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट कैन हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द दैट कैन हैव द सेम सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स। ये स्टेटमेंट हमारे भाई पॉली एक्सक्लूजन ने कही थी कि भाई नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और मैं चीज आप लोगों को दोबारा कह रहा हूं, खुदा के लिए, अब बो प्रिंसिपल, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रदरफोर्ड, बोहर एटॉमिक मॉडल, इनके की पॉइंट्स पढ़ के जाना, फायदा हो जाएगा। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे पास कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई एंड के आर दी फैट सोल्यूबल विटामिन। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट अ न्यूक्लियस ऑफ अ एटम हैज विच चार्ज? तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने, ये आपको याद है कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा था, जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स और थिन शीट ऑफ गोल्ड ली थी और उससे देखा था, और इससे हमने ये चीज बताई थी कि आपके पास जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है दैट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। S block are powerful oxidizing agent, reducing agent, both या none? So reducing agent is the correct option। अच्छा, कोई मुझे आप में से ब्रिलियंट स्टूडेंट बता सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते किसको है? जल्दी से कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे ये बताए कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बेसिक सवाल है, जल्दी से कमेंट्स में बताएं, सही है। अच्छा, द एंटोनिम ऑफ डिस्गस्टेड इज, डिस्गस्टेड कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा अनडिलाइटेड चीज है, बहुत ज्यादा बुरी है, ठीक है। तो यहाँ या फिर गंदी है, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा डिलाइटेड, सही है जी। अच्छा, एप्रिसिएशन का एंटोनिम क्या होगा? एक चीज अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, एक चीज लोगों को बहुत एडमायर हो रही है, सराह रहे हैं लोग उस चीज को, ऑपोजिट क्या होगा, कंडेमनेशन, मतलब डिसअप्रिशिएट करना या फिर डिसअप्रूवल, ठीक है। डिसअप्रूवल यहाँ पे नहीं होगा ये ऑप्शन, क्यों? क्योंकि डिसअप्रूवल एक एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है उसका। Condemnation is the correct option. Complete the sentence. Ali dash bananas. Ali buy bananas. Ali buys bananas. Ali bring bananas या Ali bringing bananas? देखिए bringing bananas नहीं हो सकता, Ali bring bananas हो सकता है, buy भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना हमने क्या करना है। देखिए अली ब्रिंग बनानास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ऊपर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें
बाइज आ रहा है। बाइज का मतलब क्या है? अब एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अली सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले तो ये चीज आइडेंटिफाई करें। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अव्वल, तो ये बात याद रखना, तो बाय आएगा, ब्रिंग नहीं आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या यस आता है, तो बायज इज द करेक्ट ऑप्शन, अली बायज बनानास। ये चीज याद रखना कि ही शी इट नेम के साथ क्या आता है और आई वी दे यू के साथ क्या आता है। ये चीज मैंने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे कल शेयर भी की थी, ठीक है। साइलेंस जोन टेक्स प्लेस ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बीट्स या रेजोनेंस। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि साइलेंस जोन कहां पर टेक प्लेस करता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो साउंड वेव्स इस तरीके से मिलती हैं, फॉर एग्जांपल ये दो साउंड वेव्स हैं, या फिर इस तरह कर लो, दो साउंड वेव इस तरीके से मिलती हैं कि वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और जब जब वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसी वजह से साउंड एलिमिनेट हो जाती है और साइलेंस जोन आ जाता है, ठीक है। कोई आवाज नहीं है, ठीक है, और इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है साउंड की और साइलेंस हो जाता है। साइलेंस जोन अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, वेयर टू साउंड वेव्स मीट इन सच अ वे दैट दे कैंसिल ईच अदर आउट लीडिंग टू रिडक्शन और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ साउंड। तो साइलेंस जोन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही होती है, जिसमें आपके पास दोनों साउंड वेव्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और साउंड खत्म हो जाती है, साइलेंस हो जाता है। आई गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट टू अर्ली इन द मॉर्निंग, I get up early in the morning, I get with early in the morning, या I get on। Obviously get up होता है ना, I get up early in the morning, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। या फिर आपको बहुत से लोग कहते होंगे get up, उठ जाओ यार जल्दी से, ठीक है। टीचर्स कहते होंगे यार get up get out of the class and get up, सही है। अच्छा आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल इंसुलेटर इज, ऑब्वियसली एक इंसुलेटर है जो कि आइडियल भी है, तो उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास हमेशा इनफाइनाइट होती है, जीरो नहीं होती यार, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अच्छा, विच एलिमेंट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजिली अमंग, मैग्नीशियम आ गया, CS एंड CO, ठीक है, कोबाल्ट और वो। अच्छा ऑप्शंस हैं, मतलब ऑप्शन तो वही है, मैग्नीशियम है, नन ऑफ अबव है, और बाकी दो हैं। कि वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जनाब इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इजिली लूज कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सही है, समझ आ गया। आप देखें सीजियम जो है, CS जिसको हम कहते हैं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है इन दोनों में से, मैग्नीशियम और कोबाल्ट के निस्बत, सही है। अब ये आपके पास जब इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो ऑब्वियसली जब ये पीरियोडिक टेबल में डाउन दैट ग्रुप जाएगा, सही है, इसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ऐसी ही बात है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एटॉमिक साइज जब बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अवे हो रहा है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या एटम को लूज कर देगा, सही है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देगा, ऐसी बात है ना। तो इस वजह से जो आपके पास सीजियम है वो इलेक्ट्रॉन्स को मोस्ट इजीली डोनेट कर देगा या लूज कर देगा। सो ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट ऑप्शन है आपके पास, CS यहाँ पे लिखा होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे CS नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, अब तो आप लोग की बात जान भी चुके हैं, CSO4 and 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। Which of the following is not a nucleophile? So boron BF3 is the correct option, ऑप्शन 3 जो है वो हमारे पास is the correct option। ये एक नरेशन वाला सवाल है और नरेशन भी पेपर में लाजमी तौर पर आती है। ये सबसे पहले ये चीज तुम लोग आइडेंटिफाई करना सीख लो कि नरेशन में कैसे पता चलता है कि हमारे पास जो नरेशन है वो डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है। इन्वर्टेड कॉमर्स से पता चलता है, वेरी गुड। अब इन्वर्टेड कॉमर्स से हमें ये चीज पता लग गई कि ये हमारे पास एक डायरेक्ट नरेशन है। इसको हमने किस में करना है, इनडायरेक्ट में करना है, ID लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इनडायरेक्ट में करना है। अब इनडायरेक्ट में करने के लिए जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स हटते हैं तो डैट आ जाता है, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये चीज नोट कर लो। और डैट के बाद जो आई वाली चीजें हैं वो उसी बंदे में चेंज हो जाती है जो वो कह रहा होता है, यानी कि आई लाइक का मतलब है ही हो जाएगा। अब आगे ये डायरेक्ट एग्जैक्ट यही चीज नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन टेंस की नौइयत चेंज हो जाती है। ये कौन सा टेंस है? मैं क्या कहते हैं, आसमान में बादलों को पसंद करता हूं, प्रेजेंट टेंस है, रहेगा प्रेजेंट टेंस ही, रहेगा प्रेजेंट टेंस ही, लेकिन यहां पर लाइक के साथ ऐसा आ जाएगा। He said that he likes cloud in the sky, ऑप्शन B is the correct option। he does like तो कभी भी नहीं हो सकता, I like तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग देखें he said that I like, I कहां से आ गया भाई, क्योंकि हमने तो चेंज करना है नेगेटिव। he said that he liked, ये तो टेंस से चेंज कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपस में मिक्स नहीं करना। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स मैंने ख्याल है मैंने तुम लोगों के साथ कल ब्रॉडकास्ट चैनल पे शेयर किए थे, अगर नहीं किया तो मैं कर दूंगा, बता देना मुझे। अच्छा, she speaks softly, the underlined word is,
कौन सा वर्ड है भाई? ये रेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या इन्फिनिटिव है? सो इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे चलते हैं। डैश आर अहमद एंड मायरा, दो चीजों का जिक्र हो रहा है तो दे आर अहमद एंड मायरा। अच्छा जी। डायमेंशन ऑफ द इलास्टिक मॉड्यूलस इज, इलास्टिक मॉड्यूलस की डायमेंशन किस तरीके से क्या निकलती है आपके पास? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये तुम लोग फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। सही है। अच्छा जी। आगे चलते हैं। आपके पास आता है जनाब द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अच्छा, ये काफी दफा रिपीट हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? ये कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये तुम लोग बात की याद रखना। बहुत से लोग कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गए बाद में तो इस पे भी तो डिपेंड करेगी ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नहीं करेगी यार, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। आप लोगों ने भी ये चीज नोट की होगी कि कॉपर की वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, इस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए तो वो कहते हैं 99.9% कॉपर। सही है। तो टाइप ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है। ना ही लेंथ पे, ना ही डायमीटर पे, ना ही टेम्परेचर पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा डिपेंड करती है टाइप ऑफ द मटेरियल पे। अच्छा। Among the three bulbs rated at 60 watt, 100 watt and 200 watt, which has the thickest filament? Obviously जितने वॉट ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा फिलामेंट उतनी उसकी थिक होगी बल्ब की। सो 200 वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जनाब। Why should a resistance, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और लॉजिकल सवाल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो रेजिस्टेंस तुम लोगों को हर दूसरे चैप्टर में नजर आता है। Why should a resistance be introduced in a circuit? जरा सोचो इस सवाल को। इंट्रोड्यूस क्यों होती है भाई रेजिस्टेंस? और जाहिर है करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो टू रिड्यूस इट्स करंट, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। वोल्टेज का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, रेजिस्टेंस का हमेशा करंट से लेना देना है। अब रेजिस्टेंस अगर इंट्रोड्यूस करें तो करंट इंक्रीज होने से तो रहा नहीं, करंट डिक्रीज ही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स द रेजिस्टिविटी विल बिकम हाफ, सेम, डबल या फोर्थ। अभी मैं तुम लोगों को बताया कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती ही नहीं है एरिया पे, वो डिपेंड करती है नेचर या फिर टाइप ऑफ द मटेरियल पे। तो यूनिफॉर्म एरिया को पावे तुम लोग 4 हिस्से करो, 10 हिस्से करो, 20 हिस्से करो या तोड़ ही दो, कभी भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी ही होती है, ये तो सेम ही रहेगी। सही है जी। अच्छा जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हमें बात की जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ में साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साउंड जो है वो ट्रेवल करता है एयर में। What is the best conductor of electricity? Salt water जो है वो it is one of the most used and the most best conductor of the electricity. Salt conductor is the correct option of this MCQ. आगे चलते हैं। Which is used as a coolant. Coolant इनमें से कौन सा यूज होता है भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। So liquid sodium जो है वो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट। ऑप्टिकल फाइबर आर मेनली यूज फॉर विच पर्पस? आप लोगों को भी पता है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, अब ये देखिए पीटीसीएल हो गया या फिर आपके पास नियाटेल हो गया, सारे ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। और ऑप्टिकल फाइबर में क्या हो रहा है? इंटरनेट कैसे आ रहा है? कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी डिग्री अब बनने जा रही है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, कि जिसमें सारी चीजें ऑप्टिक्स पे डिस्कस होंगी, कितनी बैंडविड्थ होती है, कितना आपके पास 6G 5G, सारी चीजें डिस्कस होंगी उसमें। सही है। अच्छा, ऑन विच थिंग्स डज द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो किन किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है? मास पे और वेलोसिटी पे। सो बोथ मास एंड वेलोसिटी। बस उसने सिर्फ जनरल पूछा, ये नहीं पूछा कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है क्या डिक्रीज हो रही है, ये नहीं पूछा। ठीक है। व्हाई इज अ मॉडरेटर यूज इन न्यूट्रल रिएक्टर्स? मॉडरेटर का काम ये होता है कि वो रिएक्टर्स में जो है ना स्पीड उसकी स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रॉन की। यहाँ पे लिखा हुआ भी इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। सो मॉडरेटर क्यों यूज होते हैं? ताकि वो स्पीड को रिड्यूस कर दें, स्लो डाउन कर दें। ठीक है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन विच थिंग? एयर से ज्यादा फास्टर किस में जाती है? आयरन, आयरन देन इन एयर। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड, अगर स्पीड फॉर एग्जांपल थी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड मूविंग बॉडी की और वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई है, आप डबल हो गई है, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन डबल हो रही है? नहीं, एक्सेलरेशन डबल नहीं हो सकती। फिर उसके बाद देखिए जी पोटेंशियल एनर्जी डबल हो रही है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी डबल नहीं हो रही। फिर क्या हो रहा है? मोमेंटम डबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी डबल हो रही है, इसी वजह से मोमेंटम डबल हो रहा है। तो ये चीज भी तुम लोगों ने याद रखनी है कि द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डबल्ड व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। दोनों जो है आपस में डायरेक्ट रिलेशन के साथ हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, तो इट हैज नो जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला कोई नहीं है। स्पेसिफिकली अगर तुम जाते हो तो तुम लोगों ने फिजिक्स के 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 या 8 में पढ़ा भी है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन सोलर सिस्टम इस प्लैनेट। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी में सोलर सिस्टम में एस्केप वेलोसिटी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किस प्लैनेट की है?
अर्थ, नेपच्यून, जुपिटर या मून। तो जुपिटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दफा आया है एनटीएस में, सो इट्स नॉट कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 raised to पावर, ये पावर में है 12 जूल। क्यों, यहाँ पे देख भी सकते हो। 1 मेगावाट आवर को जरा करो, मेगा की वैल्यू पुट करो, मेगा कितना होता है, डेका हेक्टो किलो मेगा, सही है, मतलब 10⁻6, सही है। यहाँ पे 6 जीरो 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आवर को क्या किस में करोगे, सेकंड में करोगे तो 3600 सेकंड होते हैं एक आवर में, ये भी हो गया। अब वॉट सेकंड किसका इक्वल होता है, अब किसको यही नहीं पता ना, वो ये सवाल नहीं कर सकता। वॉट सेकंड इक्वल होता है जाउल के। जो आंसर आपके पास है वो जाउल हो गया। अब ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये तुम लोगों के पास बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा तो ख्याल है यहाँ पर 10⁻8 आना चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो, क्या ये बात सही है या गलत? क्या यहाँ पे 10⁻8 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 10⁻8 आना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3.6 into 10⁻8। ऑप्शन डी होगी, 36 भी नहीं होगी, 3.6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 बल्कि 36, बिल्कुल बिल्कुल 36 into 10⁻8 जो है वो उसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, सही है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो वर्क डन ऑन द बॉडी किसके इक्वल है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्लोप ऑफ द वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, वर्क टाइम ग्राफ का जब स्लोप बनता है, टाइम एक्स एक्सिस पे होता है, वर्क वाई एक्सिस पे होता है। अभी हमने पढ़ा भी था फार्मूला, P इज इक्वल टू W/2। तो ये जो ग्राफ है जो पावर का बनता है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ पावर इज, यार ये तो तुम लोग निकाल ही अब सकते हो, बहुत आसान है। वी आई कर लो, या फिर अगर वी आई से नहीं निकलता तो W/T कर लो, ठीक है जी, सही है। बहुत आसान सवाल है ये तो, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। W क्या पुट करोगे, W इज इक्वल टू एफ एम ए होता है ना, या फिर F इज इक्वल टू एम ए कर लो, W इज इक्वल टू एम ए कर लो, ऐसी बात है। तो सिंपल ये सवाल उस तरीके से सॉल्व हो जाता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एनटीएस नेट कंप्लीट प्रेपरेशन, जिसमें मैंने सारी चीजें सब्जेक्टिव पोर्शन की भी उठा के कवर करवाई, क्वांटिटेटिव पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन, केमिस्ट्री की भी चीजें कवर करवाई, फिजिक्स पे ज्यादा फोकस किया बिकॉज फिजिक्स का पोर्शन आप लोगों का टफ टाइम दे सकता है, लिहाजा फिजिक्स के पोर्शन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊं तो यार सपोर्ट दिखाना, तो मैं इंशाल्लाह लाइव आ भी जाऊंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे सपोर्ट दिखाते हो और अच्छी तरह से सपोर्ट दिखा के लाइक वगैरह भी करते हो तो इट विल बी वेरी अप्रिशिएटेबल बाय माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।